नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में भाजपा एक बार फिर सरकार को घेरने के लिए और आक्रामक हुई है। हाल ही के बजट सत्र के दरमियान भी कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बना। सरकार को घेरने के लिए अलग से चर्चा की मांग भी की गई, लेकिन अब सड़क पे भी बीजेपी सरकार को घेरना चाहती है। बस गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि प्रदेश में दलितों और महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ा है और सरकार दिल्ली और जयपुर के बीच अपने आप को मैनेज करने में लगी हुई है। प्रदेश तरस रहा है। बीजेपी ने 16 से 21 तारीख तक इसी महीने हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में जाकर के मीडिया से बातचीत करेगा, ज्ञापन देगा और 23 अगस्त को हल्ला बोल कार्यक्रम होगा, जिसमें बड़े व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के, क्या वास्तव में प्रदेश में दलित अत्याचारों की बाढ़ आ गई है या फिर एक सियासी मुद्दा है। वाकई सरकार ये तमाम जो बीजेपी के आरोप हैं इन्हें खारिज नहीं कर पा रही है, या कहे कि कानून व्यवस्था जिस तरह से होनी चाहिए थी वैसे नहीं कर पा रही। क्या है वजह, हम चर्चा करेंगे। तो चले आपको मैं मजमून दिखाता हूं पहले, और मजमून के बाद में लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ। भाजपा ने एक बार फिर आक्रामकता के साथ गहलोत सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप जड़ा है। पार्टी ने कहा कि प्रदेश में लगातार दलित वर्ग पर अत्याचार हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई है जो प्रदेश को शर्मसार करती है। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे नेतृत्व करने वाले अपने आपसी झगड़ों में फंसे हुए हैं, इससे आम जनता पिस रही है। इसके विरोध में भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया। निश्चित रूप से क्या है कि यहाँ की जो घटना हुई है, यहाँ का प्रशासन टोटल फेल, जबकि देश से 370 की इस घटना के बाद सारे देश में सभी राज्यों को अलर्ट कर रखा है कि वो हर दृष्टि से अपनी तैयारी रखे, कोई सांप्रदायिक उन्माद या कोई इस प्रकार की घटना न हो। दुर्भाग्य यह है कि राजधानी होते हुए भी पुलिस मौके पर एक्शन नहीं कर पाई। जिस प्रकार से ये प्रकार का बिना तैयारी के जो कुछ हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, वो बहुत निंदनीय है। भाजपा में हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान भी सरकार पर कानूनी व्यवस्था में फेल होने का आरोप लगाया था और कहा था कि प्रदेश का कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। उधर कांग्रेस ने इसे भाजपा की नौटंकी करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार बहुत ठीक से चल रही है, हर वर्ग खुश है। भाजपा हमेशा जब भी विपक्ष में होती है माहौल खराब करने का काम करती है, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। यह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बीजेपी के लोगों के पास ना मुद्दे हैं ना और कोई एजेंडा है। बीजेपी सिर्फ कुछ ना कुछ कमी निकालने की कोशिश करती है कांग्रेस में। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार और सरकार का काम राजस्थान की जनता देख रही है और जनता को नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार प्रतिपक्ष के निशाने पर होती है और कोई भी उसे खटगरे में खड़ा कर सकता है। जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब सब कुछ कांग्रेस के पास होता था और आज भाजपा प्रतिपक्ष में है तो वह हथियार भाजपा के हाथ में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष में रहते हुए जो पार्टियां जनता की आवाज बनने की कोशिश करती है, क्या सत्ता की कुर्सी मिलने के बाद वह उसे मुद्दे के साथ न्याय कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने सुना हमारा मजमून और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सुमन देवतिया जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उमेंद्र दादेश साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और रामलाल शर्मा जी भाजपा नेता हैं। रामलाल जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। ऐसा क्या लग रहा है बीजेपी को कि वर्तमान में दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ा है? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो राजस्थान की सरकार सत्ता में आते ही पहले चुनावी दौर समर के अंदर ये बात कहती थी कि साहब बीजेपी की सरकार के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन आज पिछले 8 महीनों में अगर आंकड़े उठाकर देखोगे तो राजस्थान के अंदर कानून का राज समाप्त हो गया है, पोपाबाई का राज शुरू हो गया है। सिर्फ मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी अपने आप को ताकत दिखाने के अंदर लग रहे हैं। आज ऐसा एक छोटा सा निर्णय भी नहीं है राजस्थान के अंदर बैठ के वो किया जा सके। सारे के सारे निर्णयों के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, दिल्ली के अंदर इनके निर्णय हो रहे हैं। और आज प्रदेश के जो हालात बने हुए हैं, मासूम बच्चों के साथ जिस तरीके से दरिंदगी की जा रही है, अलवर की घटना हो, चाहे डूंगरपुर की घटना हो, बांसवाड़ा की घटना हो, भीलवाड़ा की घटना हो, जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं हम सबके सामने आ रही है, इस बात से ये प्रमाणित करता है कि राजस्थान की सरकार कानून व्यवस्था के ऊपर ज्यादा गंभीर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं ये नहीं कहता कि उस सरकार के अंदर अपराध बिल्कुल समाप्त हो गए थे, लेकिन गृह मंत्री गुलाबचंद जी कटारिया ने
डे बाय डे मॉनिटरिंग करके हर केस की स्पेशल स्कीम के तहत लेकर और अपराधियों को सजा दिलाने का काम भी उस तत्कालीन समय के अंदर किया था। लेकिन वर्तमान की राजस्थान सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है और एक के बाद एक घटनाएं जो हम सबको पीड़ा देने वाली घटनाएं वो घटनाएं घटित हो रही है। तो आज महामहिम राज्यपाल महोदय को सिर्फ ये ध्यान दिलाने के लिए कि महिलाओं के साथ और दलितों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार राजस्थान के अंदर किया जा रहा है उसके ऊपर तत्काल रोक लगे और जो भी इन घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग हैं जिनके ऊपर एक बेखौफ होकर वो घूम रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम करें। चलिए मैं सुमन जी आपके पास आना चाहूंगा, आप इसी सेक्टर में काम करती हैं, क्या पोजीशन अभी राजस्थान में अचानक दलित और महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं? देखिए मैं अगर यहाँ पे यहाँ पे एक्टिविस्ट की बात करूं, हम भी इसी पूरे दलित राइट्स को सिक्योर करने के लिए और जो भी इनके लिए बनाए गए लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का सरकार के साथ पैरवी करते हैं, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि बीजेपी सरकार में अपराध कम थे या कांग्रेस सरकार में अपराध बढ़े हैं या कांग्रेस सरकार में कम है या बीजेपी सरकार में ज्यादा थे। बिल्कुल इस लेवल पे ये चीजें मैं ये इसको कहूंगी कि अभी खास करके एक्टिविज्म जिस तरीके से दलितों की मुद्दों को उठाने के लिए जो ग्रास रूट पे जो लोग आवाज उठा रहे हैं, बशर्त वो मीडिया के माध्यम से भी और वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये चीजें बाहर आ रही है और एक विक्टिम भी इस तरीके से प्रयास कर रहा है कि उसको जस्टिस की ओर कैसे लेके जाना है, जस्ट प्रयास के तौर पे है। लेकिन कंक्लूजन यही कहूंगी कि जस्टिस उनको बीजेपी सरकार में भी नहीं मिल रहा था और जस्टिस अभी कांग्रेस सरकार में भी नहीं मिल रहा है और ये बदलती रहती है सरकारें, लेकिन दलितों के साथ अत्याचार का जो रूप है वो सेम बना हुआ है आज भी। खास करके अगर SC/ST जो स्पेसिफिक लॉ इनके लिए प्रोटेक्ट के लिए बना है उसके इम्प्लीमेंटेशन को आप देखोगे, बहुत सारे केसेज में आज भी SC/ST एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको उस एक्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं है। अभी जो इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है उसको लेकर के अभी खास करके जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी इस एक्ट की पूरी ठीक से जानकारी नहीं है और ये नहीं कांग्रेस सरकार में है इसलिए नहीं, ये बीजेपी सरकार में भी यही ब्यूरोक्रेसी थी और अभी कांग्रेस सरकार में भी ये ब्यूरोक्रेसी है। तो जो दलितों पे अत्याचार कम करने की दिशा में निष्पक्ष होकर के काम करने की जरूरत थी वो अभी भी नहीं हो रही है। जस्ट लोग अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं, वो चीजें रजिस्टर्ड हो रही है। पहले तो देखिए आप रजिस्टर्ड ही नहीं हुई थी। तो ये मैं ऑब्वियसली यही कहना चाहूंगी यहाँ पे बैठ करके कि आज भी दलित बहुत खौफ की जिंदगी को जी रहा है, आज भी बच्चियों के लिए सुरक्षित रास्ते नहीं हैं, आज भी दलितों के लिए रोजगार के नाम पे उन पे अत्याचार किया जा रहा है, आज भी इनको छोटी सी बात को लेकर के उनको कास्ट को लेके इतना ट्रीट कर रहे हैं कि वो अपने आप में ह्यूमिलिएट फील कर रहा है। तो जो एक डिग्निटी और उसका जो स्वाभिमान है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, उसको बिल्कुल दरकिनार करते हुए उसको तो इंसान की श्रेणी में ही नहीं गिना जा रहा है। जस्ट वोट बैंकिंग में सरकारें अपने उसको एजेंडे को लेके आती है। अगर इतना ही हितैषी सरकारें होती तो पिछले जो 2 अप्रैल का इतना बड़ा आंदोलन निकल करके आया था, क्यों जरूरत पड़ी दलितों को इस तरीके के आंदोलन करने की, क्यों अपने अधिकारों की मांग करने की जरूरत पड़ी। जिस तरीके से उनके लिए लॉ बनाए गए हैं, IPC उनके लिए है, महिलाओं के लिए पॉक्सो है, महिलाओं के लिए SC/ST एक्ट है, महिलाओं के लिए डायन प्रथा जैसा कानून है, बहुत सारे आज भी दलित महिलाओं को डायन के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है। आज भी मासूम बच्चियों को खेलने के लिए घर से बाहर सुरक्षित माहौल नहीं है, आज भी बच्चियां स्कूल जाते हुए रास्ते में उसका किडनैप हो रहा है, आज भी बच्चियों को गुमराह करके उनके साथ में सेक्सुअली वायलेंस जिस तरीके से फिजिकली और मेंटली टॉर्चर हो रहा है, ये आज भी जैसा का तैसा बना हुआ है। चले उमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, कानून व्यवस्था हमेशा किसी भी प्रतिपक्ष की पार्टी का हमेशा एक मुद्दा रहा है। एक बार फिर बीजेपी भी इसमें सरकार को घेरने के लिए, मुझे अच्छे से ध्यान है कि सचिन पायलट ने भी इसी तरह से प्रदर्शन किया था विधानसभा पे। अब लेकिन विपक्ष में बीजेपी है तो बीजेपी ने एक ज्ञापन भी दिया है राज्यपाल को। सुमन जी का यह कहना है कि मैं इसी सेक्टर में काम करती हूं,
कि पहले और आज कार्यप्रणाली जो प्रशासन के उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा, पीड़ित पहले भी थे और आज भी हैं। जी देखिए, जहां बात अपराधों की आती है, हम ये क्यों लेके आते हैं कि दलित के साथ में होता है या SC/ST के साथ में होता है? अपराधी अपराधी है, पीड़ित पीड़ित है। हम ये बातें कह के कि दलित के साथ हुआ, मुसलमान के साथ में हुआ, इनके साथ में हुआ, ये कह के हम उस मुद्दे को भड़काने की कोशिश करते हैं। पीड़ित जो भी है कोई भी वर्ग का हो सकता है। इसके साथ साथ मैं नहीं कहना चाहूंगा योगेंद्र जी, अपराधों की संख्या चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अपराध सब समय हुए हैं। इसके लिए हम ये कह दें कि कानून व्यवस्था प्रशासन को हम दोषी माने, देखिए इसके लिए लोगों में अवेयरनेस जगाने की आवश्यकता होती है। अपराध नहीं हो, कानून व्यवस्था का काम बनाने का है, प्रशासन का है, लेकिन अवेयरनेस जब जगेगी तो मैं मानता हूं कि अपराधों में एक नियंत्रण होगा। मुख्य विपक्षी दल है इस समय भाजपा, तो भाजपा एक विपक्षी दल होने के नाते इन मुद्दों को उठाएगी। जब कांग्रेस विपक्ष में थी वो भी उठाती थी, कि विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना। अब इनके पास 4 साल, रामलाल जी की पार्टी यदि मुद्दे नहीं उठाएगी तो आम जनता में कैसे जाएगी? आम जनता में जाने के लिए विषय बनाने पड़ते हैं और विषयों को चुनना भी पड़ता है। तो इनके सामने इनको ये लगा कि इस समय ये विषय है, तो इन्होंने इस विषय को लेकर आंदोलन की योजना बनाई, और ये एक मुख्य विपक्षी दल जो भी होगा उसका एक काम है। केंद्र में रामलाल जी की पार्टी सत्ता में है या विपक्ष में है, इसलिए इनको केंद्र की बातों को तो योजनाओं को बताना पड़ेगा कि हमने देश में अच्छा काम किया, लेकिन राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार को घेरना भी पड़ेगा कि यहाँ देखिए कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। कानून व्यवस्था कोई भी सरकार हो, किसी की भी हो, हमेशा प्रभावित होती है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस समय जब आंदोलन हुए, कांग्रेस ने किए, कई दफा सचिवालय में घुसने की भी कोशिश की, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल यदि जनता के बीच में जाने के लिए मुद्दे नहीं लेगा तो उसको विपक्षी दल कौन मानेगा? इसलिए एक मुख्य विपक्षी दल का ये दायित्व बनता है कि जनहित के मामले उठाए। पहले पानी की समस्या थी तो पानी के लिए इन्होंने आंदोलन किया, हर मुद्दा देख के हमेशा एक आंदोलन किया जाता है। अब इनको कई ऐसे मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अभी ये भी एक संदेश देना चाहते हैं कि हम अध्यक्ष विहीन पार्टी है। इस समय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि मदन लाल जी सैनी के दिवंगत होने के बाद में पार्टी में अध्यक्ष पद खाली पड़ा हुआ है। तो आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देना चाहती है कि हमारा सामूहिक नेतृत्व होता है, और हम सामूहिक नेतृत्व की भावना से संगठन को चलाते हैं, यानी अध्यक्ष सर्वोपरि नहीं होता है। संगठन में हर व्यक्ति अपने एक जिम्मेवारी के साथ में काम लेके, ये इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक मुख्य विपक्षी दल के नाते इस प्रकार का ये आंदोलन की इनकी योजना है, जिसको ये बढ़ाने की कोशिश है। पहले हुंकार आंदोलन हुआ, जेल भरो आंदोलन हुए, नींद भगाओ आंदोलन हुए, ये आंदोलनों का नाम बदल जाता है, स्वरूप एक ही होता है, और समय समय पे आंदोलन चलते हैं। तो ये मैं मानता हूं कि 4 साल इनको जम के आंदोलन करने होंगे, ताकि जनता के बीच में जाए और जनता से कह सके कि हमने आपकी बातों को लेके संघर्ष किया, और संघर्ष के बिना कोई भी पार्टी जनता में जा नहीं सकती और जनता में जम नहीं सकती। इसलिए इनको जमने के लिए अपने आंदोलन चलाने ही पड़ेंगे, और इसमें कोई गलत भी नहीं है। आंदोलन होते हैं, पहले कांग्रेस वालों ने किए, अब 4 साल इनको करना है। इसमें कोई संदेह नहीं, आप सही फरमा रहे हो, और हमारा मजमून भी यही था कि हर विपक्षी पार्टी जब सत्ता के बाहर होती है तो दलित अत्याचार, महिला उत्पीड़न, कानून व्यवस्था का बिगड़ा, प्रशासन का बिगड़ता रवैया, ये तमाम चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि जब सत्ता में होते हैं तो वास्तव में पहले उठाए हुए मुद्दों के साथ कितना न्याय कर पाते हैं या जनता को न्याय दिला पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। रामलाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक उमेंद्र जी ने एक बात उठाई है कि अपराध अपराध होता है, अपराध को कैटेगराइज क्यों किया जाता है? उसके अलावा जो पीड़ित है वो किसी भी समाज, वर्ग, धर्म, किसी का भी हो सकता है, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है। हम केवल यही कोट करके क्यों चलते हैं? क्या पर्टिकुलर यह माना जा सकता है कि राजस्थान में और लोगों के प्रति इतना अपराध नहीं बढ़ा, केवल SC और महिलाओं के प्रति बढ़ा है? योगेंद्र जी, आज पिछले 8 महीने के आप टीवी चैनलों के अंदर जो आपके टीवी चैनल में जो न्यूज चली उसको उठाकर देख लो, या अखबार के उठाकर देख लो, कोई सा भी अखबार, उनके अंदर अनुपात देखोगे तो लगभग 70% ऐसे व्यक्तियों के साथ अपराध हुआ है जो इस वर्ग से जुड़े हुए लोग थे। या तो ये हो सकता है कि जो सक्षम है उस सक्षम से कोई टकराने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन जो आदमी सक्षम नहीं है, जो आदमी अपने इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पे या फिजिकल कंडीशन के आधार के ऊपर अपने आप को ऐसा और कमजोर मानता है, हर व्यक्ति की कोशिश ये करता है कि उसको दबाने की हम कोशिश करें। लेकिन देखो, मैंने जब पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर भी अपराध हुए हैं, मैं ये इनकार नहीं करता। इस शासनकाल के दौरान अपराधों की संख्या इस गति से बढ़ रही है कि जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल पूरे राजस्थान के अंदर बना है। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कई योजनाएं ऐसी लेकर आए। आज भी मुझे याद है योगेंद्र जी, मैं फिर कहूंगा, मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा जी ने सबसे पहले विधायकों को यह कहा था, आपकी डिजायर से मैं अधिकारी नहीं लगाऊंगी,
अधिकारियों की मैं वरीयता के आधार के ऊपर लगाऊंगी कि कौन अधिकारी की कैटेगरी किस प्रकार की है, उनके रेपुटेशन डिपार्टमेंट में किस प्रकार की है। और आज जिस तरीके से नियुक्तियां जो दी जा रही है, वो नियुक्तियां सारी की सारी सिफारिशों के आधार पर दी जा रही है, योग्यता के आधार पर नहीं दी जा रही। और फिर मैं कहूंगा कि बहुत से अफसर ऐसे काबिल अफसर हैं जो वर्तमान में फील्ड में है, लेकिन उनके अलावा जो फील्ड में लगे हुए ऐसे अफसर हैं कि जिनको योग्यता के आधार पर नहीं, डिजायर पे है, वोट बैंक की राजनीति के आधार पर लगाया गया, वोटों को प्रभावित करने के लिए और एक मैसेज देने के लिए लगाया गया। मैं चाहूंगा सरकार की वरीयता के आधार पर, योग्यता के आधार पर जो ऐसे संवेदनशील अफसर हैं जिनमें काबिलियत है इस बात की कि ऐसे अपराध जहां घटित हो रहे हैं उनके साथ संवेदनशीलता के साथ वो निपटारा कर सके, अपराधियों के अंदर एक खौफ पैदा कर सके, कठोरता के साथ कानून को लागू करा सके। ऐसे अफसर अगर मौजूद फील्ड में रहेंगे तो मेरे ख्याल से इन अपराधों के अंदर अंकुश लगने का काम होगा। सुमन जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा मैं। आजादी के इतने साल बाद हम अपराध को भी कैटेगरी में बांट रहे हैं। अपराधी अपराधी है और जिसके साथ गठित हुआ वो पीड़ित है। तो ये केवल अभी ये माना जा सकता है कि केवल दलित और महिलाएं किसी भी वर्ग की, सिर्फ उन्हीं के प्रति अपराध बढ़ रहा है और लोगों के प्रति नहीं बढ़ रहा? देखिए या ये केवल बस राजनीतिक स्टंट का है इसे? देखिए, ये बात मैं इसको बहुत ऑनेस्टी के साथ में कहूंगी कि जहाँ पे महिला और दलितों की बात आती है, उनका एक वर्नेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, तो उनके साथ में अत्याचार होने के ग्राफ और तेजी से निकल जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में यहाँ पे कहूंगी कि हमें उस अपराध को, वो चाहे महिला के साथ में हुआ हो और चाहे महिला के साथ में भी महिला ने ही किया हो और चाहे वो किसी भी दलित के साथ में हो, किसी भी दलित ने किया हो, यहाँ पे बात कास्ट, पावर और पैट्रियार्की की है। ये अत्याचार एक महिला और दलित पे बढ़ाने के रीजन होते हैं। तो ये साफ तौर पे जाहिर है कि इनके साथ में अपराध बढ़ते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मत है, जैसे आपने कहा कि राजनीति के इतने साल बाद में भी जिस तरीके से जातीय समुदाय को सेपरेट रखने का जो प्रयास किया जा रहा है, जिसको एक मंच पे ना ला करके, उनको एक ह्यूमन बेस ना देख करके अपनी राजनीति को, राजनीतिकरण जिन मुद्दों का किया जा रहा है, वहीं से ही हमारे साथ में खास करके महिलाओं के साथ में, दलितों के साथ में वो अपराध बढ़ाने की ओर गठित करता है। मैं फिर यहाँ पे बात कहूंगी कि जब जो ही कोई भी पार्टी आई हो, जिस पार्टी ने, जैसे सर ने कहा कि जो पार्टी आती है उसका अपोजिट रोल होता है उसको करने के लिए, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी है, मतलब हमारे देश का ऐसा दुर्भाग्य है कि उसमें भी हम ही लोग मिलते हैं। क्यों नहीं वो अपनी पार्टी में रहते हुए इन समुदाय के अधिकारों की बात करते? जब वो अपनी सत्ता में होते हैं, अपने पावर के साथ में होते हैं, वो अच्छे से उनके मुद्दों को हैंडल कर सकते हैं, वो उनके न्याय दिलाने की प्रक्रिया को और आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इनको वो महिलाओं का अपराध और वो दलितों का अपराध, वो बच्चों का अपराध, वो तभी दिखता है जब वो अपोजिट श्रेणी में दिखता है। जब वो खुद अपने आप को अपोजिट श्रेणी में देखता है तभी उनको अपराध समझ में आता है। अदरवाइज उनको वो कहावत है, सावन के टाइम में अंधा हुए को हरा हरा हमेशा दिखता है, वो इनके 5 साल में वो ही होता है। जब पार्टी का होता है तो उनको हमेशा बिना अत्याचार के देश और राज्य दिखता है, और जब वो पार्टी के विपक्ष में होता है तो वहां पे उनको अत्याचार ही और अत्याचार दिखता है। वो भी इसी तरीके का, जो खास करके उनको मॉरल सपोर्ट की, आप देखोगे आज भी महिलाएं और दलित थानों तक नहीं पहुंच रहे हैं, और उनको पहुंचने, उनके रास्ते जहां से उनकी न्याय की सीढ़ी की शुरुआत होती है, वहां पर पहुंचने के लिए सबसे पहले आरोपियों को बुलाने के लिए ये राजनीति, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं बोल रही हूँ, जब सत्ता में होते हैं स्थानीय लेवल पे जो लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो ही उनको सबसे ज्यादा उनमें बाधाएं डाल रहे हैं। वो इस तरीके के अपराध करने के लिए जो लोग हैं वहां पे, वो किसी भी समुदाय के हो, आप क्यों नहीं उस समुदाय के ही, भले ही अपने समुदाय की पैरवी करने लग जाएंगे? क्यों नहीं आप एक पीड़ित को न्याय दिलाने की आप पैरवी कर रहे हो भाई? क्यों आप आरोपी को बचाने के लिए इस तरीके की पैरवी कर रहे हो? तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो लेफ्ट हैंड और पार्टी हो, उनको
इस कॉन्सेप्ट से बाहर आना होगा। सच में एक सामाजिक राजनीति उनको करनी होगी, तब जाकर के समाज में समरता आएगी, समानता आएगी और ये स्वतंत्रता फील हमारे देश के लोग करेंगे। नहीं तो ये 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे जैसे लोगों के लिए तो एक आज भी गुलाम की तरह ही हम अपने आप को नजर मारते हैं, देखते हैं। तो यही मैं यहाँ से अपील करती हूँ सभी राजनीतिक लोग, चाहे वो ग्रास रूट से, अब हमारी सरकार 3 लेवल पे है, 3 टायर लेवल पे है। आप किसी भी सरकार के प्रतिनिधित्व को देख लीजिए, वो उसी तरीके की राजनीति करके अपनी सत्ता को कायम करता है और वो इस तरीके के मुद्दों को गुमराह करके अपनी सत्ता में काबिज रहना चाहता है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी न्याय में हर्डल्स है। जी, मैं लौटूंगा आपके पास में अभी, उमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, आज भी दलित वर्ग अपने आप को बहुत ही उपेक्षित महसूस करता है। हम एक तरफ तो आजादी की 72वीं वर्ष साल पूरे कर रहे हैं और दूसरी तरफ आज भी अगर संविधान के दिए हुए अधिकार उन लोगों को नहीं मिल पा रहे हो तो बड़ी मुश्किल बात है। योगेंद्र जी, यहां मैं ये कहना चाहूंगा, हर राजनीतिक पार्टी में SC ST प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ये बने हुए हैं। इनके माध्यम से क्यों नहीं अवेयरनेस जगाई जाती है? हम ये कहें कि राजनीतिक हमको ये उपेक्षा हो रही है, हमें नहीं, आपको राजनीतिक लाभ भी मिला है, अधिकांश ऊंचे पदों पे हर वर्ग के लोग हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में SC ST प्रकोष्ठ बना हुआ है, कांग्रेस में भी है। हम ये क्यों नहीं दबाव डालते हैं उन प्रकोष्ठों पे कि हमारे अवेयरनेस के, हम लोगों के अधिकार के लिए आप संघर्ष करें? वो अपनी पार्टी में रह के इस बात को जगाए। यदि मानिए भारतीय जनता पार्टी के शासन में कभी SC ST के वर्ग के लोगों पे अन्याय हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के SC ST प्रकोष्ठ ने क्या आंदोलन करने की कोशिश की? क्या उन्होंने अवेयरनेस जगाने की कोशिश की? यदि कांग्रेस के समय में होता है तो SC ST प्रकोष्ठ उस समय उनका चुप हो जाता है। यानी हम केवल यहाँ SC ST को भी प्रकोष्ठों की जो राजनीति है इसको केवल हम पॉलिटिकल लाभ उठाने के लिए हम इसको चलाते हैं। यदि हमने ये प्रकोष्ठ बनाए हैं तो इनमें इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए, इनको इतने अधिकार भी देने चाहिए कि यदि किसी इनके वर्ग के व्यक्ति के साथ में अन्याय होता है तो उसके लिए आवाज उठाए। क्योंकि अब जब राजनीतिक हम केवल पद पाने के लिए यदि इन मोर्चों का बनाते हैं, इन मोर्चों के अध्यक्ष पद इसलिए लेते हैं कि हमको एक राजनीतिक लाभ मिल जाए, नियुक्तियां हो जाए, निगम बोर्डों में हमको पद मिल जाए, तो इन मोर्चों का, इन प्रकोष्ठों का कोई औचित्य नहीं है जब तक ये अपने वर्ग के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, अपने वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं दिलाएंगे। यदि ये नहीं दिला सकते हैं, यदि इनमें इतनी क्षमता नहीं है तो इन प्रकोष्ठों को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। इनका कोई औचित्य विहीन प्रकोष्ठ है। इन प्रकोष्ठों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। यदि भाजपा के समय में यदि SC ST प्रकोष्ठ ये उठाता है कि हाँ हमारे इन वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हुआ, वो आंदोलन करेंगे तो लेकिन उमेंद्र जी, मेरा एक सवाल है, देखिए यहाँ पे, लेकिन ये जो प्रकोष्ठ है कांग्रेस में विभाग कहते हैं उनको, इनकी सुनी जाती है उस स्तर पे? अपने आप को सक्षम बनाना होगा। केवल हम टिकट मांगने के लिए तो भीड़ ले आएंगे, जब जन आंदोलन की बात होगी तो हम भीड़ को नहीं ला सकते, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे मन में भी पाप है। हम भी ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार के जो उच्च पदस्थ लोग हैं हम उनके सामने टारगेट नहीं बनना चाहते, क्योंकि यदि मैं आंदोलन करूंगा तो ये कहेंगे सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, यदि मैं आवाज उठाऊंगा तो ये कहोगे आप आवाज उठाते हैं। इसलिए इनको इतना सक्षम बनाने की आवश्यकता है कि वो अपनी बात को कह सके। आवश्यक नहीं है कि हर बात आंदोलन से हो, आवश्यक नहीं हर बात तोड़ फोड़ से कही जाए। हम अपनी बात को शालीनता के साथ में मुख्यमंत्री के सामने भी कह सकते हैं, हम अपनी बात को शालीनता के साथ में नेता प्रतिपक्ष या पार्टी के अध्यक्ष को भी कह सकते हैं। बात अपनी सरकार के पास या संगठन के पास पहुंचाने की होती है। जब हम टिकट की बात कहते हैं तो SC ST प्रकोष्ठ हो या अन्य कोई भी प्रकोष्ठ, हम भीड़ तो जुटाते ही ना, लेके आते हैं ना। जब भी हम अपनी जनशक्ति दिखाते हैं ना, हम अपनी ताकत दिखाते हैं ना, तो क्यों नहीं जन अधिकारों के लिए हम क्यों नहीं दिखाते हैं ताकत? क्योंकि केवल यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि हमें केवल इन प्रकोष्ठों के माध्यम से राजनीतिक लाभ लेने की हम लोगों ने सोची हुई है। यदि राजनीतिक लाभ के लिए इन प्रकोष्ठों को बना के यदि हम ये पद लेते हैं तो हम SC ST वर्ग या जिस भी वर्ग का वो व्यक्ति जिसका प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है वो न्याय नहीं कर रहा, और न्याय नहीं करेंगे तो आप उसको उस प्रकोष्ठ का या उस मोर्चे का उनका कोई औचित्य नहीं है। आप देखिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भाजपा में बना हुआ है, इसमें कांग्रेस में भी बना हुआ है, लेकिन इन प्रकोष्ठों ने कब अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई मुझे तो याद नहीं है। यदि रामलाल जी को याद हो तो वो बता सकते हैं। दौर बदल गया, कोई उठा भी नहीं सकता, क्योंकि देखिए बेरोजगारी इतनी है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, अवसर लिमिटेड हैं, ऐसे में कौन आवाज उठाएगा? ये सबसे बड़ी बात है। आवाज तो तभी उठा दें जैसे बीजेपी आवाज उठा रही है। मैं तो कहूंगा ये भी एक वॉइस है। कांग्रेस ने पहले कभी उठाई आवाज, प्रतिपक्ष में रहते, वो भी एक आवाज है। कम से कम वो ये तो कह सकते हैं कि हमने जनता की आवाज बनने की कोशिश की है। चलिए मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं।
स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम भाजपा एक बार फिर राजस्थान सरकार पर और आक्रामक हुई है। आरोप है कि प्रदेश में महिला और दलितों के प्रति अत्याचार बढ़ा है। एक बार फिर मैं विधायक रामलाल जी की तरफ रुख करूंगा। रामलाल जी, आंदोलन की पूरी रूपरेखा भी तय कर ली है। हाल ही तो विधानसभा सत्र गया है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि हर मोर्चे पे आप लोगों ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, जो प्रतिपक्ष की भूमिका होती है, लेकिन अभी एक सप्ताह भी नहीं निकला और एक बड़ा आंदोलन छेड़ रही है बीजेपी। क्या रणनीति पहले से थी या फिर अभी सरकार को बैठने नहीं देना है? देखिए योगेंद्र जी, विपक्ष के धर्म है कि सरकार को विभिन्न विषयों के ऊपर, विभिन्न मुद्दों के ऊपर सरकार का ध्यान दिलाए, और सरकार का नैतिक जिम्मेदारी है कि उन मुद्दों को सरकार गंभीरता से ले और उनके ऊपर तत्काल समाधान की कार्रवाई करे। हम अपने धर्म को निभाने का काम करें। सदन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने समय समय के ऊपर सरकार का ध्यान दिलाया, तत्कालीन जो इश्यू थे उनके ऊपर ध्यान दिलाया, ऋण माफी के ऊपर ध्यान दिलाया, अपराध जो बढ़ रहे थे उनके ऊपर ध्यान दिलाया। जयपुर की घटना जिस तरीके से घटी है, अगर सरकार, मैं कहूंगा कि उस समय अगर ध्यान दे लेती तो मेरे ख्याल से कल रात को जो कावड़ियों के साथ जिस प्रकार का घटना घटी, कितने घंटे तक जिस तरीके से मंदिर के अंदर लोगों को रुकना पड़ा, ये बात ही नहीं होती। तो हम अपने धर्म को निभाने का काम कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारा कार्यक्रम तय है, 16 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच के अंदर जिला स्तर के ऊपर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सभी वरिष्ठ नेता पार्टी के अलग अलग जिलों के अंदर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधि उनके साथ रहेंगे, और उसके बाद में 23 तारीख को अल्लाह बोल कार्यक्रम होगा, जो जिले स्तर के ऊपर धरना भी होगा, उसके अंदर ज्ञापन भी होगा। ये हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा है। अब दूसरा विषय योगेंद्र जी है कि जिस समय आज आप कोई सा भी अखबार उठा के देख लो, सबसे पहले फ्रंट पेज की न्यूज आपको किसी न किसी दरिंदगी की आपको मिलेगी। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, या सिर्फ हम ये कार्यक्रम हमारे पार्टी को एक ध्यान दिलाने के लिए, ये इसके लिए नहीं है, लेकिन मन की पीड़ा की अभिव्यक्ति जिस तरीके से आज गुलाब चंद जी का, कि कम से कम अफसोस ऐसी मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी हो रही है, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। आपने अभी कहा, चर्चा के अंदर एक बात निकल के आई कि आपकी सरकार रहती है तो सिर्फ आप उस समय जो घटना घटित होती है उनके ऊपर खुल के नहीं बोलते। मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार ने जितनी गंभीरता से और संवेदनशीलता से काम किया, नाबालिग बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा का प्रावधान भी सरकार ने किया। इसी तरीके से गृह मंत्री जी ने कहा कि कई मामले ऐसे थे जो वर्ष थे लेकिन उसका डिस्पोजल नहीं, उनका स्पेशल एक केस ऑफिसर स्कीम बनाकर उन केसों की निर्धारित समय सीमा तय की गई कि इतनी समय सीमा के अंदर ये केस डिस्पोजल होने चाहिए। और एक और जो रेटिंग के आधार के ऊपर, वरीयता के आधार पर जिनकी योग्यता है उनको फील्ड के अंदर लगाने का काम हमारी सरकार ने किया था। योगेंद्र जी, मैं तो इतना कहूंगा, ये विषय ऐसा है जो राजनीति से बहुत दूर है। ये मानवता का विषय है, इंसानियत का विषय है, और जिसको मैं कहूंगा कि एक सामाजिक जिस ताने बाने के अंदर हम सब रहते हैं, उस ताने बाने के अंदर भी इंसान के रूप में एक भेड़िए का रूप लेकर जो व्यक्ति जिस तरीके की दरिंदगी कर रहे हैं, वो काफी शर्मनाक है। फिर मैं कहूंगा कि ये विषय राजनीति से कोसों दूर है, लेकिन ये विषय इंसानियत का है, और इस विषय के ऊपर सरकार गंभीरता से काम करे। हम सरकार के साथ हैं और खुले रूप से साथ है। जिस रूप में सरकार हमारा सहयोग लेना चाहती है उस रूप के अंदर हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम इन्हें जो घटनाएं घट रही है इनके ऊपर अंकुश लगाने का काम हो। चलिए सुमन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सवाल आपने एक खड़ा किया था, रामलाल जी उसी को लेकर के जवाब दे रहे थे कि प्रतिपक्ष में जब होते हैं तो ये आवाज उठाई जाती है। उमिंदर जी ने भी सवाल खड़ा किया कि सत्ता में रहते हुए भी जो कमजोरियां दिखती हैं, कमियां दिखती हैं, उसके खिलाफ को आवाज नहीं उठती है। केस ऑफिसर स्कीम और एक रेप के मामले में फांसी की सजा का कानून लेकर के आई वसुंधरा राजे। हालांकि ये मुद्दे पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आना चाहूंगा आपके पास में। कानून और सख्त हो गए, कानून काफी सख्त हैं, कानून बनाए भी जा रहे हैं। ऐसा क्या है कि आज भी अपराध कम नहीं हो पाता, या कहें कि जो अपराधी हैं वो बहुत बेखौफ हैं कि उन पे किसी तरह का कोई भय नहीं होता? वजह क्या है ये? देखिए, जैसे सर ने बात की, एमएलए साहब ने, कि पुलिस ऑफिसर स्कीम का इन्होंने बात किया, और जो फांसी की सजा का प्रावधान का, मैं यहाँ पे और बात करूंगी कि जो डायन प्रथा कानून है, मैं बात करूंगी जस्टिस वर्मा जी के जो रेप की परिभाषा को जिस तरीके से उन्होंने जस्टिफाई करके अमेंडमेंट लेके आए उसका है। ऐसे तमाम तरीके के अमेंडमेंट और लॉज बने हैं कानूनों में, नए कानून आए हैं, पुराने आए, लेकिन आप कानून आकर के वो एक कागज का रूप के तरह बैठ जाए, उससे किसी को जस्टिस नहीं मिलने वाला।
उस जस्टिस की प्रक्रिया से गुजरना होगा, उस कानून की जाकर के ग्रास रूट पे उस कानून का अवेयरनेस लाना होगा। जिस तरीके के कोई अपराध कर रहे हैं उनमें भी जाकर के अवेयर करना होगा, उनको कैसे इस कानून का डर है वो समझाना होगा। जो एक पीड़ित डरी हुई है उसको प्रोटेक्ट का रूप उस कानून का दिखाना होगा कि आपके लिए इस तरीके का कानून है, आप इसके तहत आप जस्टिस की बात कर सकते हो। आपने कहा कि फिर भी जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ पे बात कहना चाहूंगी बहुत ही ऑनेस्टली कि जब मैं बात करती हूँ, मैं सच बता रही हूँ कि यहाँ पे एक महिला होने के नाते और जब मैं उनसे मिलती हूँ, मासूम बच्चियों को जिनको पता भी नहीं है कि उनकी लाइफ में उनको क्या है, सिर्फ उनको खेलना और खाना और सोना पता है, ऐसी बच्चियों को अपराध की श्रेणी में लेकर के उनके साथ में कितने जघन्य अपराध हो रहे हैं, उनके सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं, झकझोर देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंदर से हमारी आत्मा रोने लग जाती है और वहां पे हम हेल्पलेस फील करते हैं कि हम सिर्फ वहां पे आवाज उठा सकते हैं, उस कानून का इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जब हमारे जैसे लोग भी रोड पे आते हैं तो वो सरकार कोई भी हो हमारे जैसे लोगों को भी टारगेट करते हैं, हमारे पे भी 5 तरीके के केसेस डाल देंगे और विक्टिम को इतना उनका देखिए लाइवलीहुड उन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है, वहां पे उनकी सिक्योरिटी का देखोगे तो उनका कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर उनको कानून के बारे में अवेयरनेस की बात करोगे उन तक कोई नहीं है, उनमें एजुकेशन नहीं है। जो इतना सफर, जो मैंने पहले भी कहा था, घर से थाने तक ही पहुंचने का सफर आप देखोगे, जिस तरीके से बोलते हैं कि आप खास करके SC/ST के आंकड़े हैं उसमें 50% एफआर, लेकिन मैंने स्टडी किया है 100 रेप केसेस की, उनके बैकग्राउंड का हिस्ट्री को जानोगे, उन पे इतना प्रेशराइज होता है, चाहे वो लोकल लेवल के राजनीतिक लोग हो, चाहे वो पैसे के रूप में उनका उपयोग करने वाले हो, चाहे वो आरोपियों के खेत पे काम करने के लिए डिपेंड हो, चाहे वहां पे उनको सोशल बाइकआउट कर देंगे, उनको वहां से या तो वो उन केस में समझौता कीजिए, नहीं तो आपको वहां से जान का खतरा है या आप प्लान कीजिए। प्लान करेगा, उसके बच्चों की एजुकेशन होगी, उसका लाइवलीहुड डिस्टर्ब होगा, उसको रहने की परेशानी होगी, इतने सारे उनके सामने चैलेंजेस आ जाते हैं, तो आखिर में वो क्या करेगा, वो न्याय भूल जाएगा, अपने आप का जिंदा रहना इंपॉर्टेंट समझेगा। ठीक है मेरे साथ जो हुआ हो गया, बट मुझे एटलीस्ट मैं जी सकूं शांति से। अगर कोई अपराध हो जाए किसी के साथ में, वो सिर्फ अपने आप को यहाँ तक सीमित करना ही हमारे लिए, मैं कह रही हूँ कि सबसे बड़ी शर्म की बात है। और जहाँ पे बात करती है जिन जनप्रतिनिधियों के रूप में, चाहे वो कोई भी, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करने वाले लोकल स्थानीय लेवल से जो राजनेता हो, नेतृत्व करने वाले हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे MLA हो, चाहे वो जिला प्रमुख हो, आप देखिए उनकी, जैसे सर ने बात की, पार्टियों में ये SC/ST के प्रकोष्ठ है, मैं कह रही हूँ कि SC/ST के विधायकों के लिए भी अलग से कमेटीज बनी हुई है। वो कमेटी किस तरीके से फॉर्म में काम कर रही है, वो अपने समुदाय की आवाज को किस रूप में उठा रही है, क्या किसी ने अपनी पार्टी में, मैं इक्का दुक्का का नाम जरूर यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जिन्होंने कुछ मुद्दों में अपनी पार्टी से हट करके उन्होंने किया, लेकिन क्या कभी इस दिशा में देखा है? उन्होंने सबसे पहले अपना हित और पार्टी का हित देखा है, ना कि जिस समुदाय को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके हित को देखा है। नहीं तो मैं कहना चाहूंगी कि ना ही आज हमारी अलवर की बहन की ऐसी स्थिति होती और ना ही हमारी डेल्टा बहन को हम खोते। इस तरीके के अगिनत, जो हमारी जयपुर की बात कीजिए, चाहे वो किसी भी जिले को उठा लीजिए, अपराध से भरा पड़ा है। मैं कह रही हूँ कि बोल ही नहीं रही हैं महिलाएं, बोल नहीं रहे हैं दलित, बोल नहीं रहे हैं बच्चे, वो एजुकेशन, वो एक राइट बेस्ड एजुकेशन ना सरकार दे पाई है, ना ये समाज दे पाया है, जिस वजह से आज वो इस कटघरे में है कि वो अपने जुबान पे ही टेप लगा लिया है। वो ही हमारे लिए सबसे खतरनाक है। और इस तरीके के टेप लगाने में सक्षम होने वाले लोग हैं, वो अपराधों को बढ़ाने में सपोर्ट कर रहे हैं और उनमें बिल्कुल डर नहीं है। इतना खुलेआम उनके घरों में घुस करके अटैक कर रहे हैं अपराध होने के बाद। भाई
क्या है ये, कहाँ है कानून, कहाँ है एसपी, कहाँ है कलेक्टर लेवल, छोटे जिले लेवल पे कहाँ है जनप्रतिनिधित्व, कहाँ है समाज के लीडर। जब इतना पीड़ित हम इतना झेल रहे हैं, आपको सिर्फ राजनीति के रूप में मुद्दों को देख रहे हैं। आप किस समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्षेत्र छोड़िए समुदाय की, आप अपने क्षेत्र की समुदाय की बात। तो आपको क्या लगता है कि बस महज एक सियासी रोटियां सेकने के लिए इसे सियासी मुद्दा बनाया जाता है? बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी कि हमेशा सियासी ही रहा है, चाहे वो कांग्रेस का सरकार की बात करे, चाहे वो बीजेपी सरकार की बात करे, विपक्ष के रूप में कोई भी चलिए, मैं उमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। सियासी मुद्दा तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि प्रतिपक्ष में जो पार्टी होती है वह लगता है कि हाँ, जनता की यह एक मजबूत एक इश्यू है कि हमें इसको उठाना चाहिए, ताकि जनता को ये लगे कि हमारे लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। जैसे बीजेपी ने अपने पूरे प्रोग्राम का एक ऐलान भी किया है। लेकिन सुमन जी ने एक सवाल खड़ा किया है कि महज चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, जब कांग्रेस प्रतिपक्ष में रही तो कांग्रेस ने भी इसी तरह से मुद्दे उठा करके एक मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो फिर उस मुद्दे को झुटला दिया जाता है, भूल जाते हैं, क्योंकि जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं उस कड़ी को आगे फॉलो उन्हीं को करना है। सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। ये सीधा एक आरोप है सुमन जी का, जो स्थितियां दिखाई देती हैं इनको। देखिए योगेंद्र जी, हम केवल प्रशासन को या विधायकों को या सरकार को दोषी माने, ये भी उचित नहीं है। ये जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो एक समाज का नेतृत्व करने के लिए आते हैं। अब यदि मानिए कि समाज इन पे इतना दबाव बना दे कि आपको समाज की बात उठानी है, समाज के लोगों के संरक्षण की बात करनी है, तो मुझे उम्मीद है कि वोटों के दबाव में ये समाज के व्यक्तियों को बचाने का काम भी करेंगे। और मैं मानता हूं कि प्रशासन को भी इस बात का एहसास होगा कि जनप्रतिनिधियों का दबाव आएगा। जब जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर विधानसभा में कई दफा मामले उठते हैं, अनेक दलों के विधायकों ने मामले उठाए ये दमन के लिए, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि केवल विधानसभा चले तभी हम इस बात को उठाएं, या कोई विशेष बात हो तभी हम इस मामले को उठाएं। इन मामलों को लेकर जब तक राजनीतिक व्यवस्था नहीं होगी, राजनीतिक दल इसको मुद्दा बना के संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक ये ऐसे ही चलेगा। यानी कहा गया ना, भय बिन प्रीत नहीं होगी गुसाई। यानी हमें राजनीतिक दलों के, विपक्ष को भी एक ऐसी स्थिति बनानी होगी कि सत्ता पक्ष ये सोचे कि कुछ हो गया तो विपक्ष हमें जीने नहीं देगा, हमें सड़क पर ले आएगा। आंदोलन से ही सब काम होता है, आंदोलन के बिना कुछ हो भी नहीं सकता। सरकार पे दबाव बनाने के लिए आंदोलन की योजना बनानी पड़ती है, और आंदोलन समय समय में आवश्यक है। यदि विपक्षी दल आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई भजन करने के लिए तो विपक्षी दल बने। एक छोटा सा सवाल है, लेकिन हाल ही विधानसभा सत्र रहा, विधानसभा में काफी आक्रामक रही बीजेपी। ये कोई नहीं कह सकता है कि मूक दर्शक बन करके बैठे रहे वहां पे। यही सारी लड़ाई सदन में लड़ी गई, लेकिन बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहती है बीजेपी। देखिए योगेंद्र, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने में अन्य दलों की तुलना में सबसे आगे है, क्योंकि उनको मुद्दे को किस प्रकार से आगे ले जाना है, जनता में कैसे लेके जाना है, इस नब्ज को बीजेपी के लोग समझते हैं। और उनके सामने ये ठीक है, अभी इस समय इनको ये लगा है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके माध्यम से जनता के बीच में जाया जा सकता है। जनता के बीच जाने के लिए इन्होंने इस मुद्दे को हुंकार दिवस मनाया है, या जो भी कुछ नाम दिया है किया है। और एक राजनीतिक दल होने के नाते उन्होंने ये एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम SC/ST वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं, और ठीक है, होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में उन्हें यह भी देखना चाहिए कि अन्य वर्ग के लोगों के साथ भी कभी अन्याय होता है तो सामान्य रूप से उनकी, जैसे अन्य वर्गों के लिए हम उठाते हैं, उनके लिए भी उठाएं। केवल हम ये कानूनी व्यवस्था को लेकर आंदोलन किए जाएंगे तो ये ठीक है, आवश्यक विषय है, लेकिन जो जनहित के मुद्दे हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, चिकित्सा की, उनको लेकर भी संघर्ष करने की आवश्यकता है। देखिए, सड़क की समस्या आने वाली है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से बरसात हो रही है, जहां बारिश हो रही है वहीं सड़कों में गड्ढे आ रहे हैं। तो रामलाल जी, दूसरा एक मुद्दा रेडी रखिए इसके बाद भी, कि सड़कें नहीं बन पा रही हैं, सड़कें टूट रही हैं, गड्ढे बने पड़े हैं, ये निश्चित रूप से एक मुद्दा आएगा। लेकिन मैं इस बीच एक छोटा सा सवाल लूंगा आपसे। मैं, सुमन जी ने एक सवाल खड़ा किया अभी कि राजनीतिक दल केवल महज जिसे एक राजनीतिक मुद्दा बना करके छोड़ देते हैं, और लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो कोई असर नहीं होता उसका। योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है, और सिद्धांतों के आधार पर विचार को स्थापित करने का हम काम करते हैं। हमारी वो पार्टी नहीं है कि लोगों को प्रलोभन देके, लोगों को लुभावने वादे करके और हम सत्ता के अंदर आ जाए, सत्ता का सुख भोगने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल के इतिहास के अंदर लगभग 50 साल तक सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में रहकर उनके मुद्दे उठाने का काम किया, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम किया। और एक सरकार जो भी रही हो,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अभी बनना शुरू हुई है, नहीं तो शुरू से कांग्रेस की जो सरकार थी उनको नकेल डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और वो काम अभी भी निरंतर रूप से करेगी। उसमें कतई कोई इस प्रकार का संदेह पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आज वर्तमान के हालात पूरे प्रदेश के बने हुए हैं, आपने भी देखा होगा सदन के नेता सदन में सिर्फ 2 बार आए, एक बजट पेश करने के लिए आए और एक बजट की रिप्लाई देने के लिए आए। अब 2 बार सदन के नेता जब सदन के अंदर आ रहा है, 1 महीने के आज लगभग सदन पूरा चला है, तो आपने देखा होगा कि जो सत्ता पक्ष के माननीय विधायक है, मंत्री हैं, उनकी गंभीरता कितनी थी। जो भी कोई बिल पेश किया गया उस बिल के प्रति कोई गंभीरता नहीं है, एक साफ सुथरी बहस हो उसके ऊपर वो भी प्रयास सरकार ने नहीं किया। और जो मंत्री माननीय विधायक जो अपने विधानसभा क्षेत्र के जो प्रश्न लगाते थे, जिन मुद्दों के ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, उनको भी सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। कई मंत्री तो ऐसे थे कि वो तैयारी के साथ नहीं आते थे और तैयारी के साथ नहीं आने की वजह से जो से बात का मुद्दा माननीय विधायक ने उठाया उसका जवाब कभी आता ही नहीं था। मैं चाहूंगा फिर सरकार को कि ये मुद्दा जो है, चाहे वो महिला से जुड़ा हुआ हो, चाहे अनुसूचित जाति की महिला से जुड़ा हुआ मामला हो, ये मामला राजनीति से हम दूर ले जाकर सिर्फ इंसानियत के नाते इस मुद्दे को आज समाज के सामने हम रखें। और रही बात ये, अपराध की कारण कई होते हैं। अपराध इकोनॉमिक रूप से कोई मजबूत है तो उसका मन में आता है कि मेरे पास तो पैसा है, सक्षम हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, इस दृष्टि से भी अपराध करता है। नशीले पदार्थों की वजह से भी लोग अपराध करते हैं, एक संगठित गिरोह बनाकर फिर अपराध को अंजाम देने का काम करते हैं। तो अपराध तो कई प्रकार के होते हैं, कई कारणों से भी होते हैं। लेकिन इन अपराधों के ऊपर जब पुलिस का जो स्लोगन है कि अपराधियों के अंदर डर पैदा हो और एक आम आदमी के अंदर एक विश्वास पैदा हो, अगर मैं चाहूंगा कि सरकार अपने इस स्लोगन के ऊपर पुलिस खरी उतरे, लेकिन खरी पुलिस तभी उतरेगी हम कुर्सी के ऊपर बिठा दें लेकिन उसके हाथ बांध दें, हम पुलिस के हाथ में डंडा दे दें लेकिन उसके ऊपर अंकुश लगा दें, डंडा तुम चल नहीं सकते। पुलिस को फ्री हैंड करने की आवश्यकता है। जो कोई अपराध किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अपराधी की भाषा सिर्फ अपराधी रहे तो मेरे ख्याल से इनके ऊपर अंकुश लग सकता है। तो चलिए, हल्ला बोल कार्यक्रम बीजेपी ने तय कर दिया है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि अभी इतनी जल्दी विधानसभा का सत्र गया बीजेपी, लेकिन विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष को लगता है कि मुद्दा है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है अपनी आवाज उठाने का। तो 15 अगस्त के बाद ही बीजेपी की पूरी तैयारी है प्रदेश में हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर। एक बड़ी खबर की ओर हम रुख करना चाहेंगे। राजस्थान में राज्यसभा के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। आंकड़ों की अगर बात करें तो उनका चुना जाना भी तय है, लेकिन बीजेपी ने सियासी गलियारों में यह कहकर के सनसनी फैला दी है कि हम चुनाव की तैयारी के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन आला कमान को तय करना है कि हमें इजाजत देते हैं कि नहीं। तो चलिए, कुछ देर के लिए मैं इस पॉइंट को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। उमेंद्र जी, क्या लगता है, कहीं कोई संदेह है? मनमोहन सिंह संख्या बल के आधार पे करीब 123 विधायक उनके पास में हैं। संख्या बल की बात की जाए तो ये लगता है कि कांग्रेस के सामने कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा संख्या बल भी उनके पक्ष में है और चेहरा भी बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति चाहेगा कि पूर्व प्रधानमंत्री उनके यहाँ का प्रतिनिधि बने। इन सब बातों को देखते हैं तो कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन राजनीतिक दल की बात की जाए तो हर राजनीतिक दल ये चाहेगा कि किसी का भी चयन आसानी से नहीं हो। मुझे वो समय भी याद है जब भैरव सिंह जी शेखावत के पास से विधायकों का बहुमत नहीं होता था, विपक्ष में थे, लेकिन कहीं न कहीं से बाहर के लोगों को लाके चुनाव लड़ाते थे। एक उदाहरण कोछड़ का उद्योगपति थे, उनको लेके आए। इससे होता है कि कई दफे कुछ मैनेजमेंट हो जाए, कभी कभी कुछ यहाँ रामलाल जी बैठे हैं इसलिए उनसे क्षमा चाहते हुए बोलूंगा कि कभी कभी कुछ विधायकों के मन में आशा भी जग जाती है चुनाव के समय में, राज्यसभा के चुनाव के समय में, तो उस आशा को क्रियान्वित करने के लिए भी कम से कम 2 दिन रिसोर्ट में तो ले चलिए। जी हाँ जी, जो भी है, क्योंकि इन आशाओं को जगाने के लिए कभी कभी विपक्षी दल पासा फेंक देते हैं कि ठीक उन्हें मालूम है हम चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति विधायकों से मिले, उनकी मेजबानी करे, उनको मनाए, वो तो ये एक राजनीतिक फंडा हो सकता है। इस फंडे को यदि भाजपा भी अपनाती है तो पहले भी इन्होंने अपना है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि राजनीतिक फंडा है, विधायकों की मेजबानी होनी चाहिए। तो चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में मेजबानी नहीं होगी तो फिर कब होगी? इसलिए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों की मेजबानी कराने के लिए या विपक्ष के अन्य साथी हैं उनकी मेजबानी कराने के लिए कोई डमी कैंडिडेट लड़ा दे, कुछ भी। 2 बातें, मेजबानी तो चलिए एक अलग विषय हुआ, लेकिन एक सनसनी जरूर हो जाती है कि बीजेपी अगर नामांकन करा देती है किसी दूसरे का या पार्टी में से किसी नेता का, तो लाजमी है कि मतदान होगा। मतदान होगा तो जब तक रिजल्ट नहीं आते हैं तब तक सांसें फूली रहती हैं कि होगा क्या। हम आपको यहां पे एक चीज को लेकर के इंगित करना चाहेंगे कि बीजेपी के पास में इस वक्त 72 विधायक हैं और 2 हनुमान बेनीवाल जो सांसद चले गए
उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। 198 कुल सदस्य इस वक्त राजस्थान विधानसभा में से हैं और जिनमें से 100 कांग्रेस के पास हैं, 1 राष्ट्रीय लोकदल के उनके अलायंस में साथ हैं, 6 बीएसपी, 12 निर्दलीय का जो है उनका दावा किया जा रहा है, 2 बीपीटी और 2 कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक जो हैं वो कांग्रेस के साथ में हैं। रामलाल जी, आपके पास आना चाहूंगा, ये राजस्थान भाजपा चुनाव लड़ाना चाहती है या फिर केंद्र की ओर से इशारा था कि आप लोग तैयारी तो करिए, देखते हैं फिर क्या होता है? क्योंकि गुलाब चंद जी कटारिया का कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है, अब आला कमान को तय करना है कि वो क्या आदेश देते हैं। देखिए योगेंद्र जी, आज विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर आहूत की गई थी और उस विधायक दल की बैठक के अंदर सभी जो विधायकों से अपने उनके विचार बताए गए और उन विचारों के आधार के ऊपर पार्टी के जो प्रदेश नेतृत्व है उनको अवगत माननीय विधायकों ने सबने करवा दिया और प्रदेश के नेतृत्व ने ये तय किया है कि आप सबकी भावना को हम केंद्रीय नेतृत्व के पास हम भेज देंगे और जैसा केंद्रीय नेतृत्व एक व्यवस्था के नाते जो भी निर्देश देगा प्रदेश इकाई को उसकी हम पालना करेंगे। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि वर्तमान में हमारे 72 एमएलए हैं, 2 एमएलए हमारे एनडीए के रूप में है, 74 माननीय विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास है, कांग्रेस के स्पष्ट मेजोरिटी भी है और निर्दलीय विधायक भी ये चाहते हैं कि सत्ता के हम साथ रहेंगे तो हमारे विधानसभा क्षेत्र के काम भी होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। तो आज अगर अंकों की गणित के अंदर देखें तो कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है, लेकिन फिर भी हमारा जो आलाकमान हमारा निर्देशित हमारे को करेगा, हम उनके निर्णयों की पालना करेंगे। एक बात अभी उमेंद्र जी ने सवाल खड़ा किया कि हर विधायक चाहता है कि मेजबानी हो, मेजबानी के लिए तो चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। देखिए योगेंद्र जी, हो सकता है ये उमेंद्र जी का व्यक्तिगत सोच हो या व्यक्तिगत सुझाव हो, लेकिन मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई मनस्थिति नहीं है। जो भी निर्णय होगा वो पार्टी के हित के अंदर हम देखेंगे कि हमारा हित किसके अंदर है। निर्दलीय पार्टी के रूप में जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी क्या स्थिति है, उनका मन क्या है और बाकी हमारे विधायक जो है ही और पार्टी का क्या आलाकमान का निर्देश है उनकी पालना हम करेंगे। जी, एक सवाल हो रहा है, मनमोहन सिंह जी से सब पूछा गया है कि इतना बड़ा चेहरा है, आप राजस्थान के साथ में आप जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जो कर सकता हूं, मेरी जितनी क्षमताएं हैं राजस्थान के लिए मैं उतनी कोशिश करूंगा। एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 10 साल उनको प्रधानमंत्री रहने का, गवर्नर, आरबीआई, विश्व बैंक, फाइनेंस मिनिस्टर, एक बड़ा कद है मनमोहन सिंह जी का। आपका एक एक्सपीरियंस है, तीसरी पारी आप एज एमएलए खेल रहे हैं राजस्थान विधानसभा में, तो कुछ संभावनाएं बन सकती हैं कि पार्टी का किसी के भी हो लेकिन उसका फायदा अगर राजस्थान को मिल सके। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि 75 साल की उम्र के बाद में एक सक्रिय राजनीति के रूप में किसी कार्यकर्ता को हम जिम्मेदारी नहीं देंगे और उसका लगभग उसी को क्रियान्वित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने देखा भी होगा कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को भी 75 साल के बाद में अवसर नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से अब मुझे जो लगता है कि 1932 का माननीय मनमोहन सिंह जी का जन्म है, लगभग 87-88 साल की उम्र है, जिस तरीके से कांग्रेस के लोकसभा चुनावों के बाद के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष के राहुल गांधी जी के इस्तीफे के बाद में जो परिस्थितियां चल रही थी कि साहब अब की बार जो कुछ उम्मीद भी सबको ये थी कि गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति कांग्रेस की कमान संभालेगा, लेकिन वही ढाक के 4 पात आखिर में आते आते जब सोनिया जी चुनाव में असफलता हाथ लगती है तो वो बेटे को कमान दे देती है, जब बेटे को उस चुनाव में असफलता हाथ में देती है तो सोनिया जी कमान संभाल लेती है। मेरे ख्याल से कांग्रेस को अब ये 21वीं सदी की जनता हिंदुस्तान की वो आपसे बेवकूफ बनने वाली नहीं है। आसार उम्मीद तो हम ये करते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत बेहतरीन काम करेंगे और राजस्थान से चुन के जाएंगे तो स्वाभाविक है उनका लगाव भी यहाँ रहेगा। लेकिन जहां तक बात कांग्रेस की नीतियों की है कि एक भविष्य के अंदर किस तरीके की लीडरशिप आप डेवलप करना चाहते हो, आज जिस तरीके 370 के ऊपर कांग्रेस 2 भागों में विभक्त है, आधे इनके एमएलए एमपीज ये कहते हैं कि साहब 370 हटा के और मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, उनके समर्थन के अंदर बात करते हैं। आधे लोग कहते हैं कि नहीं साहब हम तो विचारधारा से बंधे हुए हैं, मन में तो हमारे ये है कि मोदी सरकार ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन वो नहीं, लेकिन बेहतरीन काम मनमोहन सिंह जी की बात कर रहा हूं मैं भी। लेकिन मनमोहन सिंह जी मुझे उम्मीद नहीं है। पहले तो मुझे आशंका है कि राजस्थान की जो चुनाव के अंदर क्या परिणाम निकल कर आएगा और परिणाम निकलने के बाद भी राजस्थान के हित में कोई काम कर पाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। आखिरी सवाल है उमेंद्र जी आपसे, एक बड़ा नाम, एक बड़ा कद राजस्थान के खाते में, चुनाव जीत करके जाते हैं तो मनमोहन सिंह आएंगे, कुछ उम्मीद की जा सकती है कि उन्होंने सारा सिस्टम देखा है, राजस्थान को कुछ सौगात दिला सकें?
देखिए, मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कांग्रेस को इस समय ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो राज्यसभा में बड़े चेहरे हो। अभी राज्यसभा में इनके पास में ऐसे कोई पावरफुल चेहरे नहीं है, इसलिए ये मनमोहन सिंह जी को यहाँ के माध्यम से ले जाना चाहते हैं। मुख्य बात यहाँ ये भी आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कई ऐसे लोगों को यहाँ से लाके चुनाव लड़ाया राजस्थान में, उन्होंने भी समय नहीं दिया। ऐसा ही लगता है शायद मनमोहन सिंह जी भी तो नामांकन पहले का एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं है कि तो स्थानीय व्यक्ति होगा, राजस्थान का व्यक्ति होगा, तो यहाँ के दुख को समझेगा, यहाँ की भावनाओं को समझेगा, जवाबदेही होगा। अब ये ठीक है, अगली बार कहीं से हो जाएंगे, पहले आसाम से थे, अब यहाँ से हो गया, देखो समय की क्या बताता है। लेकिन स्थानीय व्यक्ति को यदि महत्व दिया जाता है तो वो स्टेट की समस्याओं को समझेगा, स्टेट के लिए प्रतिबद्ध होगा और वहां के लिए वचनबद्ध भी होगा। इसलिए मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का हल्ला बोल कार्यक्रम तय हो चुका है कि प्रदेश में महिला और दलितों के खिलाफ अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं होगा। राज्यपाल को इसके लिए ज्ञापन भी दे दिया गया है, पूरी रणनीति तय कर ली गई है। और दूसरी तरफ मनमोहन सिंह राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। संख्या बल के आधार पर उन्हें कोई दिक्कत लगती नहीं है, लेकिन बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी आला कमान के आदेश के बाद, जैसा कि गुलाब चंद कटारिया ने कहा है। अगर ऐसा हो तो चुनाव होना तय है, लेकिन इसी के साथ में यह भी कहना तय माना जा सकता है, इसमें कोई आशंका नहीं है कि मनमोहन सिंह चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मनमोहन सिंह चुनाव जीतेंगे, लेकिन उन्होंने जो आश्वस्त किया है कि प्रदेश को जो चल पाएगा उनकी ओर से वह पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे हमारे बीच बैठे समीक्षक उमेंद्र जी साहब कहते हैं कि पहले का भी एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा नहीं रहा। जिस प्रदेश से, राजस्थान से कई ऐसे नेता चुनकर के गए हैं जो एक कहें कि ये बिल्कुल एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें कोई खेल के चला जाता है, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं रहती है। और होता भी यही है राजस्थान में। हालांकि अपोजिशन में रहेंगे मनमोहन सिंह, लेकिन फिर भी एक राजस्थान के खाते में एक बड़ा नाम, एक बड़ा कद मनमोहन सिंह का रहेगा। जब तक राज्यसभा का एक इतिहास रहेगा, वो जब जीत के जाते हैं तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।